जब जब किसी ताकतवर की जिद उसके विवेक से बड़ी हो जाती है, तब तब विनाश की पटकथा लिखी जाती है। ताकत का होना गलत नहीं है, लेकिन उस ताकत का जिद में बदल जाना दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभांकर मिश्रा और कचहरी के स्पेशल एडिशन में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दुनिया जो है ये एक जंगल सी बन गई है और इस जंगल में जिसके पास ताकत है वो अब कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी। आलम ये हो चला है कि दुनिया जो है उसकी तारीख में जनवरी का ये महीना अब सदियों तक याद रखा जाने वाला महीना बन जाएगा, क्योंकि जिस डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला, वो डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने को तैयार है। ताकतवर की जिद क्या होती है उसका सबसे बड़ा सबूत आज ग्रीनलैंड है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने एक बार फिर दांव चला। 2019 में पूरी दुनिया को उन्होंने हैरान किया था। ट्रंप ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा फहराने का सपना देख रहे हैं। अमेरिका हर कीमत में ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप की जिद को दुनिया महाजंग का सिग्नल मान रही है। आज पहली पेशी इसी बात पर होने वाली है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा आपको ईरान और अमेरिका की अदावत की नई तस्वीर भी दिखाएंगे, क्योंकि दुनिया इन तस्वीरों में जंग के तापमान को बढ़ता हुआ देख रही है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमानों को तैनात करना शुरू कर दिया है, तो इजराइल ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने गड़बड़ की तो ईरान जैसा कुछ नहीं बचेगा। सवाल है कि ईरान ने ऐसा क्या किया? क्या मिसाइल सिटी अनलॉक हो चुकी है? समझाएंगे आपको। तीसरी पेशी पीओके की तस्वीरों को लेकर, जहां एक बार फिर आतंकवादियों की खेप इकट्ठा होना शुरू हुई है। जैश और लश्कर इन्हें फिदाइन बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन भारत कह चुका है कि आतंकी आएंगे तो 2 गज जमीन पर पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आज रात 10:20 पर आपको हिंदुस्तान के उस बॉर्डर पर भी ले चलेंगे जिसकी सीमा 4 देशों से लगती है। वो बॉर्डर जो पाकिस्तान और चीन से ज्यादा खतरनाक है। ऑपरेशन 22 किलोमीटर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर नजर। आज से ठीक 1 साल पहले अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ये उनका दूसरा कार्यकाल है और इस 1 साल में डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इस बार ट्रंप ने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की पूरी लाइन लेंथ चेंज कर दी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर दुनिया भर में टेंशन फैला दी है। कुछ दिन पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आधी रात को उठवा लिया था, गिरफ्तार करवा लिया था, अमेरिकी जेल में डाला, और अब इसी टेम्पलेट को शायद ग्रीनलैंड में फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन शायद वहां सत्ता इस तरह ना बदले, क्योंकि ग्रीनलैंड को यूरोप का सपोर्ट हासिल है। इससे पहले ट्रंप ने टैरिफ लगाकर दुनिया के कई देशों को सख्ते में डाल दिया। दोस्तों पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। शांति दूत के दावे के बीच ईरान, इराक समेत देशों पर सैन्य हमले का आदेश दिया। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, क्योंकि ट्रंप अब एक जिद्दी बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड की जिद पकड़ी है। किसी भी कीमत पर, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पर वो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, अमेरिका का झंडा फहराना चाहते हैं। अब असलियत में ये कब हो ये तो वही जाने, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड को उन्होंने अमेरिका घोषित कर दिया। देखिए, पीछे झंडा भी आपको लहराते हुए दिख रहा है। और ये हमने नहीं तस्वीर डाली है, ये डोनाल्ड ट्रंप की डाली हुई तस्वीर है। ये झंडा लेकर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाली तस्वीरें, कनाडा, वेनेजुएला को अमेरिका का राज्य बताने वाली बातें, ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया है। सवाल है कि ट्रंप को हुआ क्या है? दोस्तों से बैर क्यों ले रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है ट्रंप दुनिया को जलाने वाले रास्ते पर निकल चुके हैं? आज ये पहली पेशी देखना बहुत जरूरी है। क्या ग्रीनलैंड पर हमले की प्रैक्टिस कर रहा है अमेरिका? क्या ग्रीनलैंड पर ट्रंप की आर्मी उतरने वाली है? क्या ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा लहराने वाला है? नाटो देखता रह जाएगा
ट्रंप कब्जा कर लेंगे। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कहने को ट्रंप ने अपने ही देश के एक शहर के लिए 1500 जवानों को स्टैंड बाई पर रहने का ऑर्डर दिया है, लेकिन इन तस्वीरों से सिग्नल 3500 से 4000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड तक पहुंच रहा है। क्या इसी तरह ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे ट्रंप? क्या इसी तरह आर्मी के जवान पैराशूट से कूदकर ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करेंगे? क्या इसी तरह जवानों को ऑपरेशन में एंगेज होना होगा? Look, we have to have it. They have to have this done. They can't protect it. Denmark, they're wonderful people, and I know the leaders are very good people, but they don't even go there. And you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. We've had tremendous success, and I've done more for NATO than anybody else. I don't think you'd have NATO. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान इस वक्त आया है जब डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए दुनिया भर के लीडर्स और थिंकर्स जुड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस एक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्रीनलैंड के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा बयान है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप का फाइनल ब्लूप्रिंट ग्रीनलैंड के लिए दावोस में तैयार होगा? सवाल इसलिए भी है क्योंकि तैयारी दोनों तरफ हो चुकी है। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मन, फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटेन जैसे देश यहां वॉर ड्रिल कर रहे हैं। ग्रीनलैंड पर अब तक आई बिग ब्रेकिंग न्यूज समझ लीजिए। ब्रेकिंग नंबर 1, ये ड्रिल ऐसे वक्त हो रही है जब डेनमार्क ने अपने सैनिकों की तादाद ग्रीनलैंड में बढ़ा दी है। ब्रेकिंग नंबर 2, डेनमार्क के सैनिकों का दूसरा रास्ता भी ग्रीनलैंड पहुंच चुका है। ब्रेकिंग नंबर 3, अमेरिका के फाइटर प्लेन ग्रीनलैंड की तरफ डिप्लॉय करने के ऑर्डर। ब्रेकिंग नंबर 4, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नॉराड ग्रीनलैंड के पेट्रोफिक स्पेस बेस पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजा। ब्रेकिंग नंबर 5, डेनमार्क के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप को वार्निंग दी है, कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से युद्ध के सिग्नल रिलीज किए जा रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि आर्थिक एंड्योरेंस के नाम पर नाटो जो एक्सरसाइज दिखा रहा है उसमें सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक है। अगर हालात बिगड़े तो और सैनिक डिप्लॉय हो सकते हैं, इस तरह की आशंका है। The European Union supports Denmark and the people of Greenland, and we do so united in our resolve. The measures threatened over the weekend by the United States administration will not help improve security in the Arctic. In fact, they risk the opposite. Greenland and Denmark have both made clear that Greenland is not for sale and that their sovereignty and territorial integrity needs to be respected. That fact will not change. दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर पिछले कई दिनों से ट्रंप जिद पर अड़े हुए हैं। वो किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाना चाहते हैं। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका के गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम के लिए ग्रीनलैंड बेहद जरूरी है। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं मिला तो वहां रूस और चीन पहुंच जाएंगे, जिससे पूरी सिक्योरिटी सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और अब तो ट्रंप भी अपने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड पर दावा करने वाली तस्वीरें भी शेयर कर दी। दुनिया को यह बता दिया कि आज नहीं तो कल इसी तरह ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो सकता है। इससे पहले उन्होंने नॉर्वे को साफ शब्दों में कह दिया कि चूंकि तुमने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया,
इसीलिए अब मैं ग्रीनलैंड पर कदम बढ़ाने जा रहा हूं, किसी की बात नहीं सुनूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने एक सहयोगी देश की संप्रभुता पर पैर रखने की धमकी दी, नेटो को पूरी तरह खत्म करने की बात की और अब हमारे देश समेत 7 यूरोपीय सहयोगियों पर तब तक भारी टैरिफ थोपने की धमकी दे रहे हैं जब तक उन्हें ग्रीनलैंड नहीं मिल जाता। पिछले महीनों से ट्रंप को खुश करने की नीति विफल रही है, लेकिन 2 रास्ते हैं। ट्रंप को क्रिप्टो में कुछ अरब देकर रिश्वत दे दो या यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दो। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज को तैयार नहीं, और सवाल तो अब अमेरिका के पीछे हटने का है नहीं, सवाल यूरोप का है, नाटो का है। क्या वो ट्रंप की जिद के आगे सरेंडर कर देंगे या फिर हथियार उठाएंगे? दोस्त के सामने आ जाएगा। First principle, full solidarity with Greenland and the Kingdom of Denmark. The sovereignty and integrity of their territory is non-negotiable. Second, we're working on a massive European investment surge in Greenland. We will work with Greenland and Denmark hand in hand to see how we can further support the local economy and infrastructure. Third, we will work with the United States and all partners on wider Arctic security. यूरोपियन यूनियन की ग्रीनलैंड के ऊपर लाइन क्लियर है कि ग्रीनलैंड सेल के लिए नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल पे अपना एक मैप शेयर किया, उसमें ग्रीनलैंड के अलावा वेनेजुएला और कनाडा को भी जो है अमेरिका का हिस्सा दिखाया। इससे एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि दुनिया में शांति ताकत से ही हो सकती है और अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। यानी जो ट्रंप पहले शांति का राग अलापते थे, 8 जंग रुकवाने पर खुद को नोबेल की लाइन में सबसे आगे दिखाते थे, वो अब दिल जले आशिक की तरह बर्ताव कर रही हैं। यानी किसी भी जिद पर, किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को लेना है, उसके लिए चाहे -12 डिग्री में बारूद ही क्यों ना बरसाना पड़े। देखिए, बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी धड़कन, उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अपने ट्रंप साहब जो है वो कुछ इसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर एक दिलजले आशिक की तरह बर्ताव कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड पर इतने बेसब्र क्यों, और उसका जवाब खुद ट्रंप बताते हैं। ट्रंप ने नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें साफ तौर पर लिखा कि क्योंकि नोबेल पुरस्कार उन्हें नहीं मिला, इसीलिए शांति अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। और तो और ये भी माना कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलने की झुंझलाहट से जुड़ी है। अब आप सोचिए कि कोई प्रेसिडेंट इस तरह ओपनली क्या अपनी बात रखता है? क्या खुले तौर पर दोस्तों को क्रिटिसाइज करता है, दोस्तों की जमीन हड़पने की बात करता है, किसी देश के राष्ट्रपति के मैसेजेस के स्क्रीनशॉट दुनिया के सामने रखता है? यही डोनाल्ड ट्रंप, वो कुछ छिपाते ही नहीं। दूसरी तरफ नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ट्रंप की चिट्ठी उन्हें मिली, लेकिन शांति पुरस्कार देने में उनका कोई योगदान नहीं। यह सब कुछ एक अलग से कमेटी तय करती, लेकिन ट्रंप ने इसका जवाब दिया। कहा कि अगर किसी को लगता है कि नॉर्वे नोबेल प्राइज को मैनेज नहीं करता तो ये मजाक है। बहरहाल ग्रीनलैंड पर ट्रंप कब क्या एक्शन लेंगे ये वही जानते हैं, या फिर उनके फौजी जनरल। लेकिन इतना जरूर है कि ट्रंप के इस प्लान से यूरोप के नेता और देश 2 हिस्सों में बंटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर अपना टैरिफ वाला हथियार निकाला और कह दिया कि जो ग्रीनलैंड पर साथ नहीं, उस पर एडिशनल टैरिफ लगाऊंगा। फ्रांस पर तो 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई, वो भी गाजा पीस बोर्ड वाले मामले पर। अब एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, यूरोपियन यूनियन है, तो दूसरी तरफ चेक रिपब्लिक है जो ट्रंप के साथ खड़ा दिखाई पड़ा। लेकिन फ्रांस से अदावत कुछ ज्यादा हो गई, तभी तो ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का निजी मैसेज भी शेयर कर दिया। इस मैसेज में मैक्रो ने लिखा था कि सीरिया के मुद्दे पर हम आपसे सहमत हैं, ईरान के मामले में काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ग्रीनलैंड में क्या कर रहे हैं। दावोस के बाद मैं पेरिस में G7 की बैठक बुला सकता हूं,
मैं यूक्रेन, डेनमार्क, सीरिया और रूस को भी इसमें आमंत्रित कर सकता हूं। आपके वापस लौटने से पहले पेरिस में मिलकर डिनर करते हैं। लेकिन जब मैक्रो का यह मैसेज लीक हुआ तो फिर मैक्रो भी सामने आए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि दादागिरी से कुछ हासिल नहीं होता। फ्रांस धमकी नहीं, सम्मान में भरोसा करता है। मिलकर बात करेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। Faced with the brutal decision of the world, France and Europe must defend an effective multilateralism because it serves our interests and those of all who refuse to submit to the rule of force. And for me, the two answers are, on one side, more sovereignty and more autonomy for the Europeans. On the other side, an efficient multilateralism to deliver results through cooperation. Obviously, France and Europe are attached to national sovereignty. वैसे जंग का ऐलान तो ईरान में भी बज रहा है, क्योंकि ईरान इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहा है। एक के बाद एक लाशें बिछ रही हैं। मौत का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। अब तक 4000 से अधिक मौत हो गई, 26,000 से अधिक गिरफ्तारी हुई। सवाल है कि आगे का रास्ता क्या हिंसा के आगे जंग का रास्ता खुला है? दरअसल कई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश दे चुके थे। गोला बारूद भी तैयार था। ड्रोन मिसाइल लॉन्च के पूरी तरह रेडी थे, निशाने पर थे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खamenei मिडिल ईस्ट पर इस बार युद्ध के मुहाने पर थे, लेकिन तभी ट्रंप का फोन बजता है और इतिहास की दशा बदलती है। पहला फोन जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू का था। उनकी आवाज में घबराहट थी, सलाह साफ थी, हमले में सावधानी बरती जाए। इसके बाद दूसरा फोन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का आया। 2 कॉल्स के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमला रोकने का फैसला किया। अब सवाल बड़ा है कि आखिर नेतन्याहू किस बात से डर गए? क्या इजराइल ईरान के जवाबी हमलों का सामना नहीं कर पाता? मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान 700 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करता तो पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस सकता था। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर इसका दबाव पड़ता और संघर्ष कई मोर्चों पर फैल जाता। लेकिन अब एक बार फिर जंग की मुनादी हो रही है। इजराइल कह रहा कि अगर ईरान ने मिस एडवेंचर किया तो अंजाम भुगतना हो। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी तैयार है। सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट महाजंग का नया अखाड़ा बनने वाला है? तैयारी कर रहा है। ईरान की मिसाइल सिटी में हलचल बढ़ चुकी है। ट्रंप के बाद अब इजराइल की ईरान को धमकी आई है। क्या दुनिया एक और युद्ध देखने वाली है? ट्रंप की यही खासियत है, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जिस वक्त वो ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए बयान पर बयान दे रहे हैं, उसी दौरान मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ चुकी है। वो अमेरिका जो कह रहा था कि ईरान उसकी बात मानकर फांसी टाल चुका है, युद्ध फिलहाल विकल्प नहीं है, वही अमेरिका फिर से युद्ध वाली लकीर खींच रहा है। दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलों का जखीरा भी बारूद उगलने को तैयार है। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आयतुल्ला खamenei की तरफ कोई आक्रामक हाथ बढ़ाया गया तो हम न सिर्फ उस हाथ को निर्णायक तरीके से काट देंगे, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक का जवाब ऐसा होगा कि उनकी दुनिया में आग लग जाएगी और दुश्मन के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचेगा। ईरान की यह धमकी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिका का न्यूक्लियर युद्धपोत काफी आगे बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स हैं कि अगले कुछ दिनों में यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के पास तैनात हो जाएगा। और बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, अमेरिका ने इस बार अपने मिडिल ईस्ट वाले सैन्य बेस में नए लड़ाकू विमान तैनात करने शुरू कर दिए। इजरायली मीडिया चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक विशाल स्ट्राइक फोर्स तैयार कर ली है, जिससे इस इलाके में बड़े हमले की आशंका बढ़ चुकी है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमानों को ब्रिटेन के लेकन हीथ बेस से हटाकर जॉर्डन के वफाक सॉल्टी एयरबेस पर तैनात किया गया है। यह विमान 11 टन गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। अनुमान है कि 48वीं फाइटर विंग के करीब 18 से 24 लड़ाकू विमान जॉर्डन पहुंच चुके हैं या फिर रास्ते में। इनके साथ कम से कम 4 एरियल रिफ्यूलिंग यानी हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी भेजे गए हैं। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने आधिकारिक तौर पर मिडिल ईस्ट में मोबाइल ड्रोन काउंटर मेजर सिस्टम यानी ईगल्स की ऑपरेशनल तैनाती को कंफर्म किया है, जो लेजर गाइडेड मिसाइलों के लॉन्चर से लैस है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स और इजरायली खुफिया सोर्सेज का अनुमान है कि इस हफ्ते के आखिर तक अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य घेराबंदी पूरी कर लेगा। इस बीच ईरान को इजरायल ने भी धमकी दी है, जो अभी तक ईरान और अमेरिका की अदावत दूर से देख रहा था। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा,
सुनिए। אם איראן תעשה טעות, अगर ईरान कोई गलती करता है और हम पर हमला करता है तो हम ऐसी ताकत से जवाब देंगे जिसका अनुभव ईरान ने पहले कभी नहीं किया होगा। ईरान में क्या होगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन एक बात पक्की है, जो भी होगा ईरान फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। איראן לא תחזור להיות מה שהייתה. इसका मतलब तो यह है कि जो इजराइल कुछ दिन पहले तक ये कह रहा था कि ईरान के साथ उसकी इक्वेशन बदल सकती है, वो अब एक बार फिर बारूदी बवंडर की बातें करने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, क्यों ईरान पर अमेरिका और इजराइल की टोन चेंज हुई है? ये जानने के लिए आपको ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान सुनना होगा। از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردونن. अमेरिका की हमेशा से ये मंशा रही है कि वो किसी तरह ईरान को अपने काबू में कर ले। खासकर इस्लामिक क्रांति के बाद वो किस तरह दोबारा अपना वर्चस्व हासिल करे। दूसरे शब्दों में कहूं तो वो ईरान पर सैन्य, सियासी और आर्थिक तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। ये इनका मकसद है और ये सिर्फ वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं, यह अमेरिकी पॉलिसी रही है। वो ईरान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो ईरान को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। हम अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान में हुई हिंसा और हत्याओं का दोषी मानते हैं। جغرافیایی ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी की ये बातें उस समय वायरल हो रही हैं जब ईरान में हुई हिंसा और हत्याओं के वीडियो नए सिरे से सर्कुलेट हो रही हैं। कहीं पर किसी रिपोर्टर के जख्मी होने की तस्वीरें ईरानी टीवी पर दिखाई जा रही हैं, तो कहीं ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ प्लानिंग से किया गया था और इसके पीछे बाहर से आए दंगाइयों ने आईसिस वाली स्ट्रैटेजी अपनाई थी। मैं अपने दुश्मनों को आगाह करना चाहता हूं और दोस्तों तक यह संदेश पहुंचा रहा हूं, सुरक्षा की तरह उसका नहीं होना भी संक्रामक है। दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए जो भी करना हो हम करेंगे, लेकिन हम उन्हें देश से बाहर जाने से रोकने में असमर्थ भी रह सकते हैं। और इसका उदाहरण आईसिस है, जिसने यूरोप तक धमकियों और हमले का दायरा बढ़ाया। दुनिया के लिए बेहतर होगा कि वो ट्रंप का सामना करके दंगों की ओर बढ़ने से बचे। अब ईरान की बातों से तो यही लगता है कि उसका फोकस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने पर है, क्योंकि मौत का आंकड़ा 4000 को पार कर गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कई प्लेटफॉर्म्स पर उसकी मिसाइल सिटी के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, इस दावे के साथ कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर मिसाइलों से करारा जवाब दिया जाए। दुनिया जिस वक्त महाजंग के मुहाने पर खड़ी है, ठीक उसी वक्त बारूदी बिसात तो पाकिस्तान में बिछ रही है। आज पाकिस्तान की गोद में पल रही उन नापाक साजिशों की परतें खोलेंगे जिसे पीओके के अंधेरे कोनों में बुना जा रहा था। हमारे खुफिया एजेंसियों के पास ऐसे पुख्ता इनपुट हैं जो बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की चोट से तिलमिलाया पाकिस्तान अब नई और ज्यादा खतरनाक साजिशें रच रहा है। पीओके के आतंकी कैंप फिर से एक्टिव हैं। पाकिस्तानी जनरल के ऑर्डर पर जैश ए मोहम्मद ने अयात अल जिहाद मॉड्यूल को सक्रिय किया है। दौरे तफसीर के नाम पर जैश आतंकी पीओके पहुंच रहे। 24 जनवरी को पीओके के 2 टेरर कैंप नए रंगरूटों को भर्ती किया जाएगा। आतंकियों की ट्रेनिंग होगी। इस बार यह दहशत की ये ट्रेनिंग पहले से कहीं ज्यादा घातक मॉडर्न होगी। जैश आतंकियों को स्नाइपर बनाने लेकर कराटे, तलवारबाजी और पानी के रूट से भारत में घुसपैठ की ट्रेनिंग दी जा रही है। पीओके के मुजफ्फराबाद और हटियन बाला में 1000 के करीब आतंकियों के पहुंचने की खबर है। आखिर क्या है पाकिस्तान का नया टेरर प्लान और कैसे एक आतंकी भारत के रडार पर है? कचहरी में अब सरहद पार की इस साजिश को रखते हैं। पाकिस्तान का अयात अल जिहाद मॉड्यूल कितना खतरनाक है? पीओके में तफसीर दौरे का बारूदी ब्लूप्रिंट कितना घातक है? मुनीर की टेरर फैक्ट्री में खुफिया कैमरा, पीओके में पाकिस्तान एक्सपोज। पीओके के दुर्गम जंगलों में सन्नाटा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 या 500 नहीं, 1000 से ज्यादा आतंकी दबे पांव
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ बढ़ रही हैं। हाथों में असॉल्ट राइफल, कंधों पर रॉकेट लॉन्चर, बम गोले, मॉडर्न वेपन, गिनती करते थक जाएंगे। इतना गोले बारूद से लैस है दहशतगर्दों की पाकिस्तान प्रायोजित ये पलटून। पीओके के घने जंगलों में बहुत बड़ी हलचल है। पाकिस्तान की गोद में बैठे जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी खुफिया रूट से पीओके में दाखिल हो चुके हैं। एनडीटीवी के हाथ मुनीर की टेरर फैक्ट्री का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है। पीओके में टेरर मूवमेंट का होना कोई आम बात नहीं है। जैश ए मोहम्मद ने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पीओके में जैश ए मोहम्मद का आयात अल जिहाद मॉड्यूल एक्टिव हो चुका है। जैश का आयात अल जिहाद मॉड्यूल क्या है, कितना खतरनाक है और क्यों भारत को इससे खबरदार रहने की जरूरत है? पीओके में आतंक का ये मॉड्यूल क्या करने वाला है? इसकी इनसाइड स्टोरी बहुत चिंता बढ़ाने वाली है। 24 जनवरी 2026 दौराए तफसील, आतंकियों का मास लेवल पर रिक्रूटमेंट। ठीक 96 घंटे बाद पीओके में जैश ए मोहम्मद का आयात अल जिहाद मॉड्यूल एकजुट हो गया। दौराए तफसीर के बहाने जैश में नए दहशतगर्दों की भर्ती होगी। भारत के खिलाफ साजिश का ब्लूप्रिंट रेडी हो चुका है। इस टूर के बहाने नए लड़ाकों को खूंखार आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए जैश ने लोकेशन तक फाइनल कर ली है। टेरर फैक्ट्री की लोकेशन नंबर 1 हट्टियान बाला पीओके। टेरर फैक्ट्री की लोकेशन नंबर 2 मुजफ्फराबाद पीओके। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने बहावलपुर और पीओके में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिए थे। अब खुलासा हुआ है कि मसूद अजहर और उसका आतंकी ब्रिगेड डिजिटल फंडिंग और छोटे ट्रेनिंग कैंपों के जरिए दोबारा खड़े हो रहे हैं और नए रंग रूटों को तैयार कर रहे हैं। पीओके में जिन 2 बड़े आतंकवादी कैंप में आतंकी मूवमेंट बढ़ा है, जहां 24 जनवरी को आतंक की नई प्रयोगशाला लगने वाली है। पीओके का वो इलाका भारतीय सरहद से महज 40 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि मुजफ्फराबाद की दूरी बॉर्डर से 60 किलोमीटर है। यानी भारतीय सरहद के बहुत करीब बहुत बड़ी साजिश ने फन उठाया है। जैश का आयात अल जिहाद मॉड्यूल इसका जिंदा सबूत है। खुफिया एजेंसियों के हाथ इनपुट ये भी लगा है कि दौराए तफसीर के दौरान पीओके में एक्टिव टेरर कैंप्स में आतंकवादियों को 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में क्या क्या होगा? जैश के आयात अल जिहाद मॉड्यूल में आतंकियों को स्नाइपर ट्रेनिंग दी जाएगी। निशाना अचूक हो, इसके लिए घंटों प्रैक्टिस होगी। साथ ही कराटे और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उन्हें माहिर बना जाएगा। तलवारबाजी, लाठी भांजने की ट्रेनिंग मिलेगी। पानी के रास्ते घुसपैठ करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सबसे चिंताजनक बात है। आतंकियों को तैराकी और राफ्टिंग की कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। मकसद साफ है, पहाड़ी नालों और दरियाई रास्तों के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करना। दिमाग में कट्टरता और क्रूरता का जहर भरा जाएगा। ट्रेनिंग सिर्फ शरीर की नहीं, सोच की भी हो रही है। भड़काऊ भाषणों के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश होगा ताकि उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाया जा सके और हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा नहीं है कि पीओके में एक्टिव टेरर कैंप्स पर हिंदुस्तान की नजर नहीं है। चंद रोज पहले ही खुद आर्मी चीफ ने क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स हमारे टारगेट पर हैं और अगर कोई हरकत की तो भारत उन्हें मिट्टी में मिला देगा। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है। तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। एक तरफ पीओके में आतंक का मजमा लगने वाला है, तो दूसरी तरफ घाटी में हिंद की सेना ने ऑपरेशन त्राशी 1 लॉन्च किया। ऑपरेशन का मकसद घाटी में छिपे हुए आतंकवादियों और उनके मददगारों के नेटवर्क को जड़ से काट कर फेंकना है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत की सरजमी पर नापाक कदम रखने की कोशिश की तो उनका मरना तय है, चाहे वो किसी भी रूट से आए और जैसे मर्जी आए।
भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारना जानता है, ये बात पाकिस्तान भी जानता है और उसके गोद में पल रहे आतंकवादियों को भी बात पता है। आज हम आपको उस 22 किलोमीटर की पतली सी पट्टी के बारे में बताएंगे जो भारत के नक्शे पर महज एक लकीर की तरह दिखती है, लेकिन हकीकत में ये भारत की शय यानी सांसों वाली नस है। पूरी दुनिया इसे चिकन नेक के नाम से जानती है। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, वो गलियारा जो भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। ये वो सरहद जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 4 पड़ोसी मुल्कों की सरहद लगती है। एक तरफ चाइना, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ नेपाल और भूटान। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में तल्खी है। इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। चीन के राजदूत बांग्लादेश में उस जगह पहुंचे जो भारत की सीमा से चंद किलोमीटर के फासले पर है। आखिर दुनिया की नजर इस बॉर्डर पर क्यों है? मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की आज सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। जहां कदम कदम पर दुश्मन की साजिशें फन उठाती हैं, जहां दुश्मन के हर कदम पर हिंदुस्तान की पैनी निगाह रहती है, जहां 100 किलोमीटर के दायरे में चीन, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सरहदें लगती हैं। वो सरहद कैसी है जो पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा खतरनाक है? जमीन का वो हिस्सा जहां चीन बॉर्डर से भी ज्यादा चैलेंज है। भारत का वो सबसे कठिन बॉर्डर, चौतरफा दुश्मनों से घिरी वो सरहद जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। आज ऑपरेशन 22 किलोमीटर में भारत का वो हिस्सा जो शरीर की गर्दन जितना पतला और उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत का वो हिस्सा दिखेगा जो 60 किलोमीटर लंबा, 22 किलोमीटर चौड़ा। भारत की वो सरहद जहां 9 फीट ऊंची दीवारें दुश्मन की साजिशों का फन कुचलती हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी और तनाव के बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के पास चीन की बढ़ती सक्रियता ने नई हलचल पैदा की। दिन सोमवार का था, तारीख थी 19 जनवरी। बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट का दौरा किया, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। ये वही 22 किलोमीटर चौड़ा भूभाग है जो भारत के मुख्य भूभाग को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वो इलाका है जो मात्र 60 किलोमीटर लंबा है और 22 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसके साथ बसती है वो रग जिसे देश यानी कि मेनलैंड भारत पूर्वोत्तर भारत से जुड़ जाता है और इस पर सबकी नजर रहती है, क्योंकि कहा जाता है अगर इस दुखती रग पर हाथ रख दिया तो भारत को परेशान किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में वो सैन्य ताकतें जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखती हैं, उनके साथ साथ सेना, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और वो सारी फोर्सेस जो लगातार काम करती हैं कि भारत की सीमाएं लगातार सुरक्षित रहें। सिलीगुड़ी देश का वो इकलौता जिला जिसकी सरहदें 4 पड़ोसी मुल्क चीन, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से सटी हैं। यहाँ छोटी सी चूक देश को बड़ा आघात पहुंचा सकती है। इसी चिकन नेक पर भारत की तैयारियां कैसी हैं? कितनी मजबूती से आज नया भारत दुश्मनों के सामने खड़ा है? टीवी इतिहास में पहली बार कोई चैनल यहाँ पहुंचा। एनडीटीवी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया है। भारत की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अब इस बाड़ को भी बदला जा रहा है, जिसे अब एंटी करोजन, एंटी क्लाइंबिंग बनाया जा रहा है और इसके जरिए कई गुना ज्यादा सुरक्षा भारत की सीमा पर मुहैया कराई जा रही है। दरअसल चिकन नेक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अगर वहां जरा सी भी तकलीफ हुई तो भारत का यानी कि मेनलैंड का कनेक्शन पूर्वोत्तर भारत से कट सकता है। और यही वजह है कि आसपास के 4 देश भारत के यानी कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और चीन जो करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, उन सबको ये पता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी किया तो उसका सीधा असर भारत की सामरिक सुरक्षा पर हो सकता है। पर भारत की तैयारी भी पूरी है और सामरिक सुरक्षा में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी भी की गई है। चिकन नेक पर हिंदुस्तान की तैयारियों का यह पहला ट्रेलर था। चिकन नेक पर भारत के सुरक्षा चक्रव्यूह की मजबूती के मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि अप्रैल 2025 की ही बात है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बीजिंग के दौरे पर तब उन्होंने भारत की 7 सिस्टर्स को लैंडलॉक बताया। फर्जी नक्शे तक जारी कर भारत को आंख दिखाई दी। लेकिन चिकन नेक पर भारत की व्यूह रचना 10 सालों में कितनी बदली, इसका ट्रेलर दुश्मन को जरूर देखना चाहिए।
पिछले कुछ वर्षों में सीमा पर क्या बदला है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहले जो बाढ़ होता था वो इस तरह से होता था, जिसकी ऊंचाई करीब 6 फीट होती थी और उसे कोई भी व्यक्ति पार करके चला जाता था। आसान होता था क्योंकि इसे काटना आसान था, लेकिन अब बदलाव हुआ है। और बदलाव क्या है वो आपको दिखा देती हूँ। ये है एंटी कोरोजन, एंटी कट, एंटी क्लाइंबिंग फेंस, यानी कि इस पर न तो कोई चढ़ सकता है, न इसे कोई काट सकता है और न ही ये समय की थपेड़ों से खराब होगा। यानी कि अगले 20 साल तक की इसके ऐसे ही रहने की गारंटी है। और दूसरा अंतर, इसकी हाइट, यानी कि इसकी हाइट 6 फीट नहीं है, इसकी हाइट करीब 9 फीट है। और यही वजह है कि भारत की सीमा को ऐसे इस तरह के फेंस बनाकर कई किलोमीटर तक लगातार पूरी तरह से सुरक्षित किया जा रहा है। चुनौतियां तब आती हैं जब राज्य सरकार की ओर से या तो जमीन न मिले या फिर पूरी तरह से समर्थन न मिले, और यही राजनीति की कवायद हो जाती है। पर इन सब के बीच में अगर इस तरह की फेंसिंग पूरे भारत की पूरी सीमा पर हो जाए बांग्लादेश में, तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चिकन नेक कॉरिडोर की काट इतनी आसान नहीं है। सिक्किम और कॉरिडोर की रखवाली करने वाली त्रिशक्ति कोर के पास पहले से ही मजबूत रक्षा संसाधन है। T-90 टैंक रेजिमेंट, एलीट इन्फेंट्री यूनिट और आर्टिलरी ने रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 3 बिल्कुल नए, पूरी तरह से चालू मिलिट्री गैरिसन स्थापित किए हैं। इन नई छावनियों का मकसद 4097 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा में मौजूद रणनीतिक कमजोरियों को दूर करना और किसी भी संभावित घुसपैठ या आपात स्थिति में तेजी से जवाब देने की क्षमता बढ़ाना है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जगह जगह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं, जैसे कि फूलबाड़ी जलपाईगुड़ी में। लेकिन यहाँ की विशेषता ये है कि ये ठीक चिकन नेक पर है। ये वो इलाका है जो भारत और बांग्लादेश के साथ साथ एक ओर नेपाल और दूसरी ओर भूटान और कुछ ही किलोमीटर दूर चाइना तक पहुँच जाता है। यही वजह है कि यहाँ का महत्व कई गुना ज्यादा भी है। पर आपको ये भी बता दें कि इतिहास में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने यही कहा था कि अगर हम इसी चिकन नेक को रोक देंगे तो फिर हम भारत को पूर्वोत्तर भारत से अलग कर पाएंगे। ये मंसूबे उन्होंने अपने देश में नहीं, लेकिन चाइना की जमीन पर जाकर कहे थे, ये बखूबी जानते हुए कि भारत के साथ किसकी कितनी मित्रता है। और इसी का फायदा आसपास के देश और कई वो देश उठाते हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। लेकिन ये मंशा जमीनी स्तर पर कभी तब्दील नहीं होने वाली, क्योंकि भारत की सेनाएं और भारत की सरकार लगातार तैयार है, मुस्तैद है और देश को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर है। भारत पूर्वोत्तर में सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है, जिसमें असम में भारतीय वायुसेना का एक बड़ा फ्लैग डिस्प्ले और अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास सेना का अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार शामिल है। इस क्षेत्र में प्रमुख रक्षा संसाधनों में ब्रह्मोस मिसाइल और हाशीमारा में राफेल लड़ाकू विमान शामिल है। विकसित MR-SAM सिस्टम, S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम भी तैनात है। अब जब बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, तब बांग्लादेश की आर्थिक कमर पर भी चोट होने लगी। और बांग्लादेश के संबंधों में हाल ही में गतिविधियों की वजह से बहुत असर आया है। ये सिर्फ मित्रता पर असर नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ बिजनेस पर भी असर है। अधिकतर भारत से बोल्डर्स या फिर बाकी सारा सामान जो बांग्लादेश जाता था वो अब कम हो गया है, या फिर यूं कहें नगण्य हो गया है, क्योंकि जब यहाँ से गतिविधियाँ ऐसी होती थीं तो लगातार लंबी कतारों में यहाँ से ट्रकें जाती थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश से भारत इलाज के लिए आने वाले लोगों पर भी अब लगभग स्थानीय लोगों की वजह से पाबंदी तो नहीं, लेकिन रोक जरूर लग गई है। ये एक ऐसी रोक है क्योंकि स्थानीय लोगों ने ही किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया है, जैसे कि कमरा देना या फिर बाकी किसी सर्विस को देना, जिसकी वजह से बांग्लादेश से भारत में इलाज करने वाले आने वाले लोगों की संख्या कई गुना ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी बात पर असर पड़ा है तो उस भरोसे पर जो दोनों देशों के बीच में रहा करता था। चिकन नेक कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण बिजनेस रूट है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक अहम एंट्री डोर है। इस गलियारे से 10 लाख वाहन डेली आते जाते हैं। रोजाना इस कॉरिडोर से 2400 मीट्रिक टन माल का परिवहन होता है, जिससे 142 करोड़ का राजस्व मिलता है। सुरक्षा के लिहाज से ये 22 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप कितनी अहम है और क्यों? जब बात सिलीगुड़ी कॉरिडोर की होती है तो फिर बात राजू बिस्ता सांसद की भी होगी, क्योंकि वो यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग भी करते हैं और उन्हें ये पता रहता है कि क्या क्या बदलाव आ रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। राजू जी, क्या उसका महत्व है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है पूरे भारत के लिए? देखिए, देश भर में हम लोग चिकन नेक ये शब्द अक्सर सुनते हैं
और चिकन नेक मैं बताना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी में 22 किलोमीटर की लंबी ये स्ट्रेच है और जोग्राफिकली इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि पूरे देश में एक ज़िला ऐसा है जहाँ एक तरफ भूटान लगता है, नेपाल लगता है, बांग्लादेश लगता है और तिब्बत करीब 50 किलोमीटर की एयर डिस्टेंस की दूरी पे है। और इसके कारण जो है ये क्षेत्र अति जो है संवेदनशील और अति महत्व का भी बन जाता है। ये जो चिकन नेक क्षेत्र है मेनलैंड इंडिया से जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और अक्सर जो लगातार आज जिस तरह के हालात जो है बांग्लादेश में बने हुए हैं और जिस तरह की बयानबाजी चिकन नेक को लेकर के स्वयं जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश के वो टिप्पणी करते हैं, या देश में भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनकी नज़र सिलीगुड़ी चिकन नेक पे पड़ी रहती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चिकन नेक क्षेत्र जो है सशक्त भी है और मजबूत भी है और आज के दिन में मतलब और भी ज़्यादा डेवलपमेंट के साथ इसको सुरक्षित रखा हुआ है और पूरी सरकार की इसके ऊपर नजर है। देखिए, भारत तो अपने पड़ोसी चाइना से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश का ख्याल कर लेगा, लेकिन सवाल कचहरी में जो आज हम छोड़ कर जा रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल कौन रखेगा? क्या अमेरिका को महान बनाने की कोशिश में वो दुनिया को बर्बाद करने पर तुले हैं? ये अमेरिका को महान बनाने की रवायत है या फिर उनकी सनक नोबल ना मिल पाने की खींच? और क्या उनकी जिद दुनिया को अब वर्ल्ड वॉर की तरफ भेज सकती है? इतिहास कहता है कि एक इंसान के सनक ने विश्व युद्ध करवाए हैं। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन आप क्या सोचते हैं? वो जहां पर आप YouTube पर हमें देखें, सोशल मीडिया पर देखें, कमेंट कीजिएगा। आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार।